हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है, जो हमारी वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव एंड बहुत ही ज़्यादा नॉलेज से भरी होगी। बहुत सारे लोगों के मुझे लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर मुझे कुछ आप टैक्सेशन के बारे में बताइए, हम ट्रेडर्स हैं, हम आईटीआर फाइल करें या ना करें, करना है तो किस तरीके से करें। तो मैं आप सबके लिए एक टैक्स एक्सपर्ट आनंद जी को लेके आ गया हूँ, जो सीए आनंद जी है। वेलकम है सर आपका हमारे थैंक वीडियो यू। में। तो आज हम जो भी डिस्कशन करेंगे टैक्सेशन से रिलेटेड जो भी चीजें रहेंगी, आप पूरा सीखने वाले हो, तो बिल्कुल एंड तक वीडियो को देखिएगा। एक भी पल गवाए हुए एक भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हाँ, तो वेलकम है सर आपका अगेन। थैंक तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो आईटीआर है बेसिकली, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर बिल्कुल नए बंदे देखने वाले हैं, जो बच्चे अभी जस्ट स्टूडेंट्स हैं या फिर अभी जॉब कर रहे हैं, जस्ट स्टॉक मार्केट में आए हैं, उनको पता ही नहीं है कि टैक्स क्या होता है या आईटीआर क्या होता है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये पूछूंगा कि आईटीआर एक्चुअल में होता क्या है। आईटीआर बेसिकली ये है कि हमारी जो भी एनुअल इनकम हुई, ठीक चाहे है। शेयर ट्रेडिंग से हुई या कोई अन्य चीज से हुई, ठीक है। चाहे सैलरी इनकम हुई, उसके लिए हम हमारे पे गवर्नमेंट ने कंप्लायंस डाली है कि अगर हमारी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर आती है, ओके। जैसे 2.5 लाख से ऊपर आती है, हम्म। तो हमें आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। ओके, 2.5 लाख से अगर नीचे कमा रहा है कोई बंदा तो उसको आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। नहीं, तो ये मैं सुनता हूँ जैसे कोई कहते हैं नील का आईटीआर भर दो, वो क्या होता है, कमाते नहीं है फिर भी भर दो, उससे क्या भरनी होता जरूरी नहीं है, कई लोग है? भरनी ऑप्शनल। जरूरी नहीं बट कर सकते हैं। हाँ, वो अच्छा। सरकार का भी है कि फाइनेंशियली इंक्लूसिव होना चाहिए, तो उसके लिए कई लोग नील की आईटीआर भी भर देते हैं। ओके। तो अच्छा, एक मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा यहाँ पे। अगर हम कोई नील का आईटीआर फाइल कर रहा है, जिनका इनकम बहुत कम है या लाख रुपए या 90,000 रुपए, जैसे 5,000 6,000 की जॉब कर रहा है और नील की आईटीआर फाइल कर रहा है, तो इससे क्या हमारे देश के विकास में कुछ मतलब एड ऑन होता है, आईटीआर अगर ज्यादा जाएंगी गवर्नमेंट तक तो? विकास में ये है कि फाइनेंशियली इंक्लूसिव हो गए, उसको कई राइट्स मिल जाते हैं। ओके। जैसे कोई आईटीआर भर रहा है, 3 साल की आईटीआर भर दी किसी ने, तो उसमें बैंक्स भी उसको लोन देते हैं। ठीक नहीं, है। वो पहले क्या था, प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से लेता था लोन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ऐड ऑन हो गया कि अगर आप आईटीआर फाइल करते हो तो आपको बैंक से लोन लेने में या कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कोई एक्टिविटीज में, जैसे अभी एफएनओस भी एक्टिवेट करने के लिए फाइनेंशियल प्रूफ मांगते हैं, तो वो यस। आईटीआर आप दे सकते हो। तो यही आईटीआर फाइल करने का बेसिकली यही फायदा है कि हम एक गवर्नमेंट के नजर में आ जाते हैं, राइट। यस। चलो, तो अभी अगर हम बात करें आईटीआर फाइल करने, जैसे आपने बताया कि 2.5 लाख रुपए से अब अगर इनकम है तो आप फाइल कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट में, जैसे कि कोई स्टूडेंट है, वो स्टॉक मार्केट में अपने मम्मी पापा का पैसा यूज कर रहा है और उसके में स्टॉक मार्केट में काम कर रहा है, प्रॉफिट लॉस कर रहा है, उसको किस हिसाब से भरना चाहिए और कौन सी आईटीआर उसको भरनी चाहिए? अगर वो स्टॉक मार्केट में कई तरह की इनकम होती है, ओके। तो मैं इसमें इनकम डिवाइड कर देता हूँ। हाँ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि किस तरह की इनकम्स में क्या करना पड़ेगा, वो ज्यादा बढ़िया एक रहेगा। तो जैसे समझ लीजिए कि डिविडेंड इनकम आ रही है, डिविडेंड कोई इनकम। हमने शेयर डिलीवरी में लेकर रखे हुए हैं, ठीक है। उस पे डिविडेंड आ गया। ओके। तो साल के दौरान अगर जैसे रिलायंस का शेयर लिया हुआ है, हम्म। उस पे 5,000 से ऊपर डिविडेंड आ रहा है, ठीक है। तो उस पे टीडीएस भी कटता है 10%। ओके, जो डिविडेंड आएगा, जो आपके अकाउंट में आया, वो टीडीएस 10% आप अपने आप कट जाता है या भरना पड़ता है? अपने आप कट जाता है ओके, कट हमारे। के ही डिविडेंड आएगा। यस। ओके। नेट डिविडेंड आता है, उसके लिए भी कंपलसरी हो जाता है, चाहे हमारी आईटीआर टोटल 2.5 लाख से नीचे की है, हम्म। पर हमने अगर उसको डिविडेंड को क्लेम बैक करना है, तो रिफंड लेना है, तो उसके लिए हमें आईटीआर भरनी जरूरी हो जाती है। ओके। तो एक चीज और यहाँ पे ऐड ऑन हो गया अभी के अभी, कि अगर आपका डिविडेंड आया है, आपने कोई स्टॉक खरीद के रखा हुआ है और डिविडेंड आपको मिला है, चाहे वो 100 रुपए हो, चाहे वो 500 रुपए, चाहे 1 लाख हो, उसमें टीडीएस पहले से कट जाता है। अगर आप टैक्स स्लैब में मतलब आईटीआर भरने की जरूरत नहीं भी है, अगर आप आईटीआर भरते हो तो जो टीडीएस कटा है वो आपका अकाउंट में रिफंड आ जाएगा, राइट। यस। तो आप रिफंड कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो उसको। और डिविडेंड में एक और पॉइंट है कि डिविडेंड में हम एक्सपेंसेस कुछ हद तक क्लेम कर सकते हैं। एक्सपेंसेस लाइक कैसे? जैसे हमने समझ लीजिए कि लोन लेकर इन्वेस्ट किया शेयर में, ओके। रिलायंस की एग्जांपल ले लेते हैं हम्म। कि रिलायंस का 2500 का शेयर है, हम्म। हमने 100 शेयर ले लिए। हम्म। तो उसमें जैसे रिलायंस का शेयर हमारे पास पड़ा है, 2.5 लाख के शेयर इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। उस पे हमें 10,000 का डिविडेंड आ गया। ओके। और हमने जो लोन लिया है रिलायंस का शेयर खरीदने के हम्म। लिए, उस पे हमने इंटरेस्ट पे किया है, ओके। तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंस अप टू 20% ऑफ डिविडेंड हम क्लेम कर सकते हैं। ओके। तो मतलब अगर आप लोन लेके कोई इन्वेस्टमेंट किए हो, वैसे हम बिल्कुल ना कहते हैं, रिकमेंड नहीं करते हैं ये कि लोन लेकर आप इन्वेस्टमेंट करो या ट्रेडिंग करो, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोग लोन लेके ट्रेडिंग वगैरह में चले जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। तो बेसिकली ये क्या इनका कहने का मतलब है कि अगर आप जो लोन लेकर आप किए, जो इस पे इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं,
उसका हमें मिल जाए 20% मिल जाए। डिविडेंड का 20% तक हम क्लेम कर सकते हैं। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं और ट्रेडिंग में क्या आते हैं? और जैसे स्टॉक ये तो मार्केट, हो गया इक्विटीज में। डिविडेंड का। ओके ठीक है। और नेक्स्ट आ गया, जैसे हमने शेयर डिलीवरी में लेके रख लिया, हम्म। अब हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आ जाते हैं कि जैसे उसको 1 साल से पहले बेच दिया। अच्छा, एक साल मतलब कोई भी शेयर लिया, चाहे 15 दिन में, 20 दिन में, या एक साल के यस, पहले बेच दिया आपने। उसमें हमारी टैक्सेशन जो होती है वो हम्म। 15% पे टैक्सेशन होती है। ओके। तो इसमें भी कोई स्लैब रहेगा क्या कि ये इतना अर्निंग होगा तभी पे करना पड़ेगा? हाँ, मतलब 2.5 लाख से ऊपर अगर इनकम है ओके तो हमें आईटीआर कंपलसरी हो जाता है ठीक भरना। है। तो इसमें भी 15% फ्लैट टैक्स है, स्पेशल रेट पे टैक्सेबल है ये इनकम। ठीक है। हमारी स्लैब के हिसाब से नहीं है ये। ओके, स्लैब के हिसाब से नहीं रहेगा। नहीं। अगर 2.5 लाख से ज्यादा आप किसी ने स्विंग ट्रेडिंग से या फिर एक साल से कम के इन्वेस्टमेंट से कमाया है तो उस पर टैक्स उसको पे करना पड़ेगा। यस। अगर 2.5 लाख से कम है तो नहीं करना पड़ेगा? नहीं। चलो ठीक है। और इसके ऊपर एक है कि जैसे हमने इस पे कुछ एक्सपेंसेस दिए, जैसे ओके। शेयर बेचा खरीदा, हम्म। इस पे टर्नओवर चार्जेस हो गए, ब्रोकरेज भी लगते हैं। ये स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस हो गए, ओके। सेबी टर्नओवर, एसटीटी हो गया। हम्म। एसटीटी इसमें क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, एसटीडी क्लेम नहीं कर सकते। बाकी सारे एक्सपेंसेस हम क्लेम कर सकते हैं। जो ओके। हमारा गेन हुआ, समझ लीजिए ₹1,00,000 का गेन हुआ हम्म। एसटीटी पे, तो उसमें से 2,000 के अगर चार्जेस है ब्रोकरेज मिला के सारा कुछ, तो उस पे एसटीटी हमें छोड़। टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। यस। चलिए, ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर आपका जो भी कॉस्ट वगैरह जा रहा है एसटीडी छोड़कर, बाकी का सारा आप एक्सपेंस में डाल सकते हैं। ठीक है, ये तो और हो गया एल एल एसटीसीजी, यस। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और इसके नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। जैसे हमने 1 साल से ऊपर रख लिया शेयर हम्म। और उसको 1 साल के बाद बेचा, ठीक है। तो उसमें उसमें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट है कि 1 लाख तक के जो गेन है, जैसे समझ लीजिए 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है हमारी, हम्म। उसकी वैल्यू होगी 12 लाख की। ठीक है। तो उसमें 1 लाख तक की एग्जम्पशन है हमें गेन में। 2 लाख का जो गेन हुआ, 12 लाख हम्म। माइनस 10 लाख, ठीक है। 2 लाख के गेन में से 1 लाख की एग्जम्पशन मिल जाएगी और सिर्फ 1 लाख पे ही टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, मतलब अगर 1 लाख तक आया फिर तो कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। यस। 1 लाख तक का छूट है, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसमें 1 लाख तक का छूट रहेगा। आपका जो इंटरेस्ट जो आपका अर्निंग हुआ है उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा और इसमें भी टैक्स। फ्लैट रेट पे 10% पे टैक्स है। ओके, फ्लैट रेट पे 10%। इसमें भी वैसे ही एक्सपेंसेस एसटीटी को छोड़ के बाकी सारे एक्सपेंसेस ले सकते हैं हम, ठीक है। क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। तो एचटीसीजी और एलटीसीजी हमने कवर किया, ये इन्वेस्टमेंट के बेसिकली पार्ट्स है, राइट? और क्या है इन्वेस्टमेंट में, और क्या चीजें टैक्स सेशन में ध्यान रखनी पड़ती है या क्या करना पड़ता है? इसमें एक चीज है कि जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस का हमने डिस्कस किया, हम्म। इसमें अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो तो वो हमें 8 साल तक हम कैरी फॉरवर्ड कर अच्छा, सकते हैं। तो प्रॉफिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रॉफिट का तो हमने डिस्कस कर लिया, बट जो नुकसान हो गया अगर किसी को या लॉसेस है वो 8 साल तक हम कैरी कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए शर्त ये है कि हमें आईटीआर है जो वो हमें टाइमली भरनी होगी। ओके, टाइमली आईटीआर अगर नहीं भरोगे आप तो अगले साल हम क्लेम नहीं कर सकते नहीं। उसको। अच्छा, तो इसमें कैसे सेट ऑफ जो होगा, जैसे इस ईयर में मुझे लॉस हो गया, नेक्स्ट ईयर अगर मैं उसको कैरी फॉरवर्ड कर लिया तो सेट ऑफ सिर्फ और सिर्फ उसी सेम इनकम से होगा या किसी में भी हो जाता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है जो, हाँ हाँ, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से ही सेट सेट ऑफ ऑफ होगा। होगा। अच्छा, लॉन्ग टर्म से वो नहीं होगा set नहीं, ये दोनों से हो जाएगा, off। शॉर्ट ओके, टर्म दोनों से कैपिटल हो लॉस जाएगा, ठीक दोनों है। से हो जाएगा। ठीक और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म लॉन्ग कैपिटल टर्म गेन से से, ही। तो इन्वेस्टमेंट वाला सिर्फ इन्वेस्टमेंट में ही कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये लॉसेस के बारे में हो गया। तो अभी अगर हम बात करें आईटीआर पे, फिर से हम एक बार दोबारा से चलते हैं। तो जो मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको कौन सी आईटीआर वगैरह सेलेक्ट करनी पड़ती है, या खुद ब खुद भर सकता है, या डायरेक्ट सीए वगैरह से या किसी वकील वगैरह से भरवाना पड़ता है? वो खुद भी भर सकता है, जैसे उसको डिविडेंड इनकम आ रही है वो हम्म। तो उसकी स्लैब के रेट से ही ठीक है। टैक्सेबल होगी। ठीक है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वो उसके लिए आईटीआर 2 जाएगा उसका। आईटीआर 2 जाएगा। अच्छा, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के यस। डिविडेंड के लिए भी सेम जाएगा आईटीआर 2? डिविडेंड उसके हिसाब से जाएगा, अगर वो अच्छा, सैलरीड है तो स्लैब। 1 में जाएगा, ओके, तो उसकी। अदर इनकम में वो डिविडेंड दिखा सकता है। यस। ठीक है, तो ये सही है। नेक्स्ट। और फोर्थ है इंट्राडे। हाँ, इंट्राडे ट्रेडिंग में अपन आ जाते हैं। हाँ, क्यों ट्रेडिंग बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट का पार्ट हम खत्म कर दें यहाँ पे, और तो नहीं है कुछ इन्वेस्टमेंट में बताने वाला? नहीं। इन्वेस्टमेंट फिनिश है यहाँ पे। हाँ, तो अच्छा, म्यूचुअल फंड हमने नहीं कवर किया इसमें। म्यूचुअल फंड भी एक इन्वेस्टमेंट होता है क्या? सेम सेम कंसीडर हाँ, किया जाएगा? वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसी में अच्छा, आ सेम जाते हैं। कंसीडर किया जाएगा। ओके, अगर म्यूचुअल फंड को 1 ईयर से पहले हम विड्रॉल कर लेते हैं यस, तो उस पर शॉर्ट वो टर्म शॉर्ट कैपिटल टर्म गेन हो लगेगा। जाएगा, और अगर 1 साल से ऊपर तो लॉन्ग टर्म। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। सो ट्रेडिंग में आते हैं हम। ट्रेडिंग में जैसे कि अभी तक आप लोग जो देख रहे थे वो ज्यादातर लोग नहीं इन्वॉल्व होंगे, बहुत कम लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ आजकल जा रहे हैं। ट्रेडिंग में सब बहुत तेजी से जा रहे हैं। तो ट्रेडिंग की अगर हम बात करें, ट्रेडिंग में जैसे कि एफ एंड ओ भी है, इक्विटीज भी है ना,
तो पहले इक्विटीज से शुरू करते हैं। अगर स्टॉक में शेयर्स में बाय सेल कर रहा है कोई, उसका क्या प्रोसीजर रहता है और कैसे करते हैं? इसमें एक तो होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। हम्म। इंट्राडे में हो गया कि सेम डे लिया और बेच दिया, ठीक है। उसको ये स्पेकुलेटिव बिजनेस एक्टिविटी में आता है। ओके। इसका भी इसका जो बिजनेस हेड है वो हमारे नॉर्मल बिजनेस हेड से अलग बनता है। ठीक है। उसे हम कहते हैं डिस्टिंक्ट बिजनेस एंटिटी। ओके। और इसका जो प्रॉफिट है वो 30% पे फ्लैट टैक्सेबल होता है। इसमें कोई स्लैब्स होते हैं कि कुछ भी कमाया उस पर टैक्स देना पड़ जाएगा? नहीं, अगर 2.5 लाख से नीचे है फिर नहीं देना पड़ेगा। ओके। अगर 2.5 से ऊपर है तो 30% में फ्लैट जाएगा। ओके, मतलब ये जो अभी नया स्लैब टैक्स का आया था, जैसे 5 लाख 5.5 लाख, वो इसमें नहीं एप्लीकेबल होगा? नहीं, ये ये स्पेशल 2.5 लाख, है। ठीक है। मतलब अगर 2.5 लाख से ऊपर आपका ट्रेडिंग का इनकम है तो फ्लैट 30% आपको पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को इंट्राडे में। इंट्राडे में। और इसका अगर लॉस है, स्पेकुलेटिव लॉस, हम्म। तो वो हम 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 4 साल तक हम अपने इंट्राडे ट्रेडिंग के लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अच्छा, इसको सेटअप कैसे होगा ये? मतलब ट्रेडिंग से ही सेटअप होगा फिर? ये हाँ, सिर्फ इसी बिजनेस एक्टिविटी से सेटअप होगा। ओके। मतलब स्पेकुलेटिव इनकम से ही सेटअप सिर्फ होगा। इक्विटीज की हम बात कर रहे हैं, ये फंडों में नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ हाँ, सिर्फ इक्विटीज। इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग में। इंट्राडे स्टॉक्स में जो आप बाय सेल करते हैं इक्विटीज में, उसका ही सिर्फ ये डिस्कशन है। तो इसके लिए आईटीआर कौन सी जाती है? इसके लिए आईटीआर 3 जाएगी। इसके लिए आईटीआर 3 जाएगी। ये मतलब स्पेकुलेटिव इनकम सिर्फ, अगर कोई जॉब भी कर रहा है या कुछ और कर रहा है और साथ में ये भी कर रहा है तो 2 आईटीआर जाएंगी नहीं, कैसे? उसकी जाएगी आईटीआर एक ही, उसकी आईटीआर 3 बन जाएगी वो। ओके, आईटीआर 3 बन जाएगी। सैलरी हेड में वो सैलरी डाल देगा, ओके। बिजनेस हेड में ये अदर बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है। ठीक है। और इसमें हम सारे खर्चे क्लेम कर सकते हैं। जैसे हमने इसमें एसटीटी हम्म। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में नहीं क्लेम कर सकते थे, इसमें वो भी क्लेम कर सकते अच्छा, तो यहाँ पे एसटीटी भी, ब्रोकरेज भी, टर्नओवर, जीएसटी में भी नहीं क्लेम कर सकते, राइट? हैं। यस। हाँ, जीएसटी अगर आपके पास जीएसटी नंबर होगा तो आप जीएसटी क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज जीएसटी गवर्नमेंट का ही रहेगा। तो ये इक्विटीज में जो आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे या जो आपको टैक्सेस पे करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है यार। मैं तभी स्पेशली इसके लिए बनाया क्योंकि बहुत सारे लोग अवेयर ही नहीं है टैक्स पे करना है या टैक्सेशन के बारे में उनको पता ही नहीं है। तो दैट्स वाई हम इस वीडियो को रख रहे हैं। तो अभी तक अगर आप देखे हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट अगर हम बात करें एफ के बारे में, फ्यूचर एंड ऑप्शन बहुत सारे लोग आजकल करते हैं, उसका क्या सिस्टम रहेगा? फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जो ट्रेडिंग है वो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी में आती है। अच्छा, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी में आती है, वो यस। स्पेकुलेटिव नहीं है? नहीं, वो स्पेकुलेटिव ओके, नहीं है। ग्रेट, ये बात बहुत अच्छा लगा। और इसमें जो टर्नओवर है उसमें सरकार ने टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला दिया है कि हमने सिर्फ जो डे का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो ही काउंट करना है। हाँ, टर्नओवर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, आप लोगों के साथ भी आया होगा। ज्यादातर क्या होता है कि जब कोई सीए या कोई अकाउंटेंट को हम अपना बैंक स्टेटमेंट या फिर पूरे अकाउंट का स्टेटमेंट दिखाते हैं तो वहां पे दिखता क्या है? वहां पे दिखता है कि बाय सेल मिला के, हम तो मार्जिन मनी पे काम करते हैं, 20% मार्जिन लगता है हमारा। मान लीजिए बैंक निफ्टी का फ्यूचर का लॉट किसी ने बाय सेल कर दिया तो लाखों में बात हो जाती है, लेकिन 2-3 लाख रुपए के मार्जिन में हमारा हो जाता है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए पूरा टर्नओवर 30 लाख का बन जाता है। तो अभी ये बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसके ऊपर आप हाँ बता रहे थे। तो इसमें जो जैसे समझ लीजिए 100 शेयर्स का लॉट है, हम्म। उसकी प्राइस है 2500। ठीक है। तो 2.5 लाख का लॉट हो गया। हम्म। और आपने बेच दिया वो 2600 पे बेच दिया। ठीक है। तो 100 × 100, हम्म। 10,000 का प्रॉफिट हो गया आपको। ठीक है। तो टर्नओवर सिर्फ 10,000 लेंगे हम। ओके, मतलब जो गैप, जो डिफरेंस हुआ उस डिफरेंस का ही टर्नओवर काउंट होगा। यस। ओके। ऐसा ही ऑप्शंस में है, उसमें भी सिर्फ हम जो प्रीमियम पे बेचा हम्म। वो प्रीमियम इनटू मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज, दैट विल बी द टर्नओवर। ओके, तो यहाँ पे जो आपका डिफरेंस जो बाय के जो, अच्छा लॉस में कैसे होगा फिर? लॉस में समझ लीजिए अगले दिन 5,000 का लॉस हो गया, हम्म। पहले दिन 10,000 का प्रॉफिट था। हम्म। तो 2 दिन का जो हमारा टर्नओवर होगा 10,000 प्लस 5,000, तो 15,000 होगा वो। ओके, तो मतलब यहाँ पे आप लॉस कर रहे हो या प्रॉफिट कर रहे हो, जो आपका डिफरेंस हो रहा है बाय प्रॉफिट बुकिंग का या फिर लॉस बुकिंग का जो डिफरेंस हो रहा है, वही आपका टर्नओवर वही माना जाएगा आपका, राइट? टोटल मतलब। टोटल टर्नओवर, हाँ। यस। टोटल टर्नओवर। अच्छा, टर्नओवर जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, एक्चुअल में ये है क्यों और इसका क्या है? मतलब कोई कैपिंग वगैरह भी है क्या इसका? टर्नओवर में ये है कि जैसे 25 लाख तक के टर्नओवर तक कोई हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं ओके। है। 25 लाख के ऊपर अगर हमारा टर्नओवर होता है एनुअल,
तो उसमें 44AA सेक्शन में हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जरूरत होती है। अच्छा, मतलब ऑडिट करवाना पड़ेगा अपना पूरा का पूरा पीएनएल। अच्छा, तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर। इसका आपको बहुत टाइम से इंतजार था, क्योंकि अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो तो मे बी बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे, इस एक्टिविटी में होंगे नहीं होंगे, बट जो एफएनओ का आपको इंतजार है कि भैया फ्यूचर ऑप्शन के बारे में बताओ, उसमें क्या सिस्टम है, तो थोड़ा सा फ्यूचर ऑप्शन पे प्रकाश डालिए। हाँ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ये है कि जैसे हम इसमें टर्नओवर जो कैलकुलेशन होती है, तो इसमें टर्नओवर कैलकुलेशन हमारे लॉट साइज, जैसे समझ लीजिए 100 शेयर्स का लॉट है ठीक है। और 2500 का रिलायंस का शेयर है, और हमने उसको 2600 पे सेल कर दिया, हम्म। तो इसमें 2600 इंटू 100 नहीं होगा हमारा टर्नओवर। ओके। हमारा जो डिफरेंस है सेल प्राइस माइनस बाय प्राइस, वो है 2600 माइनस 2500। ठीक है। 100 इंटू 100 का लॉट है, ओके, तो मतलब 10। जितना डिफरेंस है उस इनटू लॉट साइज। यस, तो इसमें 10,000 होगा हमारा टर्नओवर। ओके, 10,000 होगा। हाँ, तो ये मैं कवर कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था, बहुत सारे अकाउंटेंट्स जो है, जो स्टॉक में, बहुत सारे अकाउंटेंट्स मैंने देखे जो स्टॉक मार्केट के बारे में उतना नहीं पता है उनको, इवन पता ही नहीं है स्टॉक्स क्या है, बट वो अकाउंट्स टैली वगैरह कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं वो, तो उनको कंफ्यूजन होता है, कहते हैं आपके पास जब इतना पैसा आया कहाँ से, टर्नओवर कैसे आपने इतना हो गया, आपके अकाउंट में इतने पैसे नहीं थे तो इतना टर्नओवर आपने कैसे कर लिया। तो बेसिकली ये मार्जिन के ऊपर होता है, तो ये काम बढ़िया, ये अभी जल्दी हुआ है क्या? यस, ये पहले था कि पूरा टू लैख हाँ, 60,000 टर्नओवर होता है। एग्जैक्टली, हाँ हाँ हाँ, अभी ये चेंज हुआ है। और इसमें ये है कि जैसे समझ लीजिए कि नेक्स्ट डे हमने लॉस पे बेच बेच लिया, हम्म। तो 5,000 का लॉस हो गया इसमें। अच्छा, हाँ, लॉस, ठीक है। तो टर्नओवर में 10,000 माइनस 5,000 नहीं होगा, 10,000 प्लस 5,000, 15,000। हाँ, वो जो टर्नओवर मतलब हो रहा है ऐड होता चला जाएगा, मतलब आप यस, चाहे लॉस में बेच रहे हो, आप चाहे प्रॉफिट में बेच रहे हो, जो डिफरेंस आपका, मतलब आपने जहां पे बाय किया और जहां पे आपने सेल किया, उसके बीच का जो डिफरेंस है, वो चाहे प्रॉफिट है लॉस है उससे नहीं मतलब, वो टर्नओवर में ऐड ऑन होता चला जाएगा आपका। तो ये टर्नओवर जो हम डिस्कस करें बेसिकली स्टार्टिंग में एफ के, तो टर्नओवर का क्या मतलब है, क्यों टर्नओवर से क्या मतलब चेंजेस है इसमें? टर्नओवर में ये है कि अगर हमारा 10 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है एनुअल, ओके। तो उस केस में कंपलसरी ऑडिट हो जाता है। ओके, तो 10 करोड़ का अगर टर्नओवर हो रहा है, तो या उससे ऊपर हो रहा है तो हमें ऑडिट करवानी यस, पड़ेगी। अच्छा, कंपलसरी ऑडिट नहीं करते। कंपलसरी ऑडिट होगी। अच्छा, अगर 10 करोड़ से नीचे हो रहा है, 10 करोड़ से अगर नीचे हो रहा है तो उसमें ये क्लॉज है कि अगर हम 6% ऑफ टर्नओवर से ज्यादा प्रॉफिट दिखा रहे हैं, देन तो सेक्शन 44AD के अंदर हमें ऑडिट की जरूरत नहीं है। ऑडिट की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर अगर इन केस समझ लीजिए किसी ट्रेडर का लॉस है या हम्म। प्रॉफिट 6% से कम है, तो उस केस में भी ऑडिट कंपलसरी हो जाएगा। ओके, मतलब अगर लॉस है तो अगर एक 10 करोड़ से कम टर्नओवर है तब भी आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। यस, कितने तक का ये रहेगा, मतलब कितने तक आपको करवाना पड़ेगा? 25 लाख के ऊपर अगर टर्नओवर है ऑडिट और मैंडेटरी रहेगी। 6% से नीचे प्रॉफिट है या लॉस है, उस केस में फिर ऑडिट कंपलसरी हो जाएगा। सो अगर आप लॉस मेक कर रहे हो और आपका टर्नओवर 25 लाख से ऊपर है, तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा, किसी सीए ही करते होंगे। यस, हाँ, कोई एक सीए को देखकर आपको उनसे ऑडिट करवाना पड़ेगा। ऑडिट होकर आपके बुक्स बन के आईटीआर फाइल होंगी। तो अगर और प्रॉफिट, इसमें एक बात पॉइंट ये है कि अगर जैसे हमने लॉस की आईटीआर भरी, ठीक है। और तो स्पेकुलेटिव में 4 इयर्स कैरी फॉरवर्ड होता था, ओके। इसमें लॉस 8 इयर्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब अगर जो इक्विटीज थी, इक्विटीज में 4 ईयर हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर पा रहे थे, यहाँ पे एफएनओज में हम 8 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर यस, पाएंगे। चलो, तो ये जो कैरी फॉरवर्ड हम कर रहे हैं, ये सेटअप फिर इसके साथ ही होगी सिर्फ? करंट ईयर में अगर लॉस है इसमें, हम्म। फ्यूचर एंड ऑप्शन में, ठीक हम है। करंट ईयर में सैलरी की इनकम छोड़ के बाकी कोई और इनकम है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है हमें, ओके। अदर सोर्सेज से इनकम आ रही है, ठीक है। तो उससे भी सेट ऑफ कर सकते हैं इसको। अच्छा, तो मतलब एक लाइक बिजनेस इनकम ये हो गया, यस, मतलब बिजनेस इनकम, किसी भी बिजनेस इनकम से हम सेट ऑफ कर सकते हैं, एंड अदर एक्सेप्ट सैलरी छोड़ सैलरी, के। यू कैन सेट ऑफ अगेंस्ट हाउस प्रॉपर्टी इनकम और ओके, अदर सोर्सेज इनकम। ग्रेट। तो अगर, हाँ, मतलब ये कैरी फॉरवर्ड करने के लिए फिर क्या करना पड़ता है, इसका क्या नियम है? और कैरी फॉरवर्ड के लिए हमें जैसे ऑडिट टाइमली करवा लिया और ठीक है। फाइल कर दी, तो नेक्स्ट ईयर हमें कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और हम्म। नेक्स्ट ईयर ये सेट ऑफ अगेंस्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी हो जाएगा। मतलब आप फ्यूचर ईयर्स में जाके अगर फ्यूचर ऑप्शंस नहीं कर रहे, कोई और बिजनेस कर रहे ठीक है, हो, उसमें भी हम कर सकते हैं। उससे उसके अगेंस्ट भी सेट ऑफ कर सकते हो, और ये 8 इयर्स तक कर सकते हो आप। चलिए, ये काफी सही चीज है। तो इसका मतलब कि अगर आप आईटीआर नहीं फाइल कर रहे थे अब तक, आईटीआर फाइल करवानी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, इसमें कुछ नहीं होता? नहीं। इसमें अगर कोई फ्यूचर्स आज बाय कर लिया है, 1 मंथ के बाद बेच रहा है, तो भी वो स्पेकुलेटिव इनकम, मतलब यही इनकम मानी जाएगी, नॉर्मल बिजनेस इनकम, नॉर्मल नॉर्मल इनकम। बिजनेस इनकम। ठीक है।
नेक्स्ट एफ में यही कुछ है। अच्छा, एफ के लिए आईटीआर कौन सी फाइल करनी पड़ती है? इसके लिए भी ITR 3 है। आईटीआर 3 ही जाएगी। Yes. इसके लिए भी आपको आईटीआर 3 ही फाइल करनी पड़ेगी। इसके नेक्स्ट बोलिए। इसके बाद है क्रिप्टो पे है। हाँ, क्रिप्टो पे आते कई हैं। लोग क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, तो क्रिप्टो पे स्पेसिफिकली उन्होंने रखा हुआ है कि 30% फ्लैट टैक्सेशन है। 30% फ्लैट टैक्सेशन। अच्छा, मैं हम एफएनओज में उस पे नहीं गए, टैक्सेशन के ऊपर हम नहीं गए एफएनओ के, कि जो इनकम हुआ है, अगर कोई प्रॉफिट कर रहा है तो उस पे प्रॉफिट पे कितने पे टैक्स वगैरह पे करना पड़ेगा? वो उसकी स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल है। स्लैब के हिसाब से, जो बिजनेस इनकम का स्लैब होता है। यस। तो स्लैब्स क्या है, हम ये टेबल स्क्रीन पे भी डाल देंगे, अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हो आप कर भी दो। यस। स्लैब्स इसमें 2 रिजीम्स हो गए हैं इनकम टैक्स में। एक ओल्ड रिजीम है, ठीक है। उसमें 2.5 लाख तक का एग्जम्पट था। 2.5 से 5 पे 5%, 5 पे 10 पे 20%, ओके। और 20 से ऊपर जो इनकम थी उस पे 30% 30%। ओके। और जो न्यू रिजीम आया है, जो करंट ईयर में एप्लीकेबल हो गया है हम्म। 23-24 में, उसमें अप टू 3 लाख एग्जम्प्ट है। ओके, 3 लाख एग्जाम्पल। यस। 3 से 6 पे है वो 5%, ओके। 6 से 9 पे 10%, 9 से 12 पे 15%, 12 से 15 पे 20%, 15 से above पे 30%। ओके, मतलब 15 लाख से ज्यादा अगर आप ट्रेडिंग से एक साल में इनकम कर रहे हो तो आपको फ्लैट 30% आपके इनकम का गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, और खर्चे वगैरह तो मुझे लग रहा है इसमें भी कट हो जाएंगे। इसमें जो न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम में डिफरेंस है, उसमें ये है कि ओल्ड रिजीम में हम 80C वगैरह की डिडक्शंस ले सकते थे। ओके। वो उसमें 80C में जैसे LIC आ गई, स्कूल फीस आ गई, और टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट आ गई, ETF आ गया। और जो न्यू रिजीम है उसमें कोई डिडक्शन नहीं हम क्लेम कर सकते। नहीं कर सकते हैं? नहीं। ये सिर्फ ट्रेडिंग में है, बिजनेस वगैरह में भी नहीं कर सकते हो? नहीं, ट्रेडिंग और बिजनेस दोनों में नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। ओके, तो एटीसी वगैरह, एनपीएस वगैरह जो हम टैक्स बचाने के लिए करते हैं वो अभी नहीं होगा? वो न्यू रिजीम में नहीं होगा। न्यू रिजिम में ये स्टार्ट हो गया है क्या, न्यू रिजिम? यस, दिस इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 ऑनवर्ड्स। ओके। अच्छा, तो अभी अगर किसी ने मान लीजिए ट्रेडिंग से 50 लाख रुपीज 1 ईयर में कमाया है, तो उसको 30% तो फ्लैट टैक्स पे करना ही पड़ेगा। तो उसके पास कोई ऑप्शन है कि वो टैक्स को अपने सेव कर पाए, या और भी एक्सपेंसेस वगैरह कैसे दिखा सकता है वो इसमें जैसे ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी मानी जाती है। ओके। तो इसमें वो अपने ऑफिस एक्सपेंसेस क्लेम कर सकता है, जैसे वो उसने एम्प्लॉइज रखे हुए हैं उनकी सैलरी क्लेम कर सकता है। ओके। इलेक्ट्रिसिटी का बिल क्लेम कर सकता है। तो उस हिसाब से वो टैक्स प्लानिंग भी कर सकता है इसमें, कि वो अपने दूसरे बिजनेस एक्सपेंसेस हैं उनको क्लेम कर सकता है। तो हाँ, तो मतलब जो उनके सीए होंगे, जो उनके अकाउंटेंट है, वो उसको गाइड कर देंगे इसके ऊपर। यस। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आपको टैक्स पूरा फ्लैट 30% पे करना पड़ेगा अगर आप स्लैब के ऊपर जा रहे हो, लास्ट स्लैब के ऊपर जा रहे हो। बाकी तो जो स्लैब्स है वो मैंने स्क्रीन पे आपको दिखा दिया है, एक बार आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें क्रिप्टोस के बारे में, आप क्या कहते हैं क्रिप्टोस में? क्या कह रहे थे, 30% फ्लैट है? यस, क्रिप्टो में 30% फ्लैट है, और अगर क्रिप्टो का लॉस है तो वो किसी और एक्टिविटी से सेट ऑफ नहीं होगा, सिर्फ क्रिप्टो के गेन से ही सेट ऑफ होगा। तो क्रिप्टो में अगर आपने कोई लॉस किया है तो सिर्फ क्रिप्टो से ही सेट ऑफ होगा भाई, ये मत सोचना कि वो फ्यूचर ऑप्शन आपका बैंक निफ्टी कवर करके दे देगा, यही है ना। तो क्रिप्टोज में मैं जस्ट एक नॉर्मली, वैसे मेरे नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, वैसे मैं उतना करता नहीं हूँ। तो क्या लगता है आपको, गवर्नमेंट के अंडर में तो है नहीं क्रिप्टो, है ना? तो आप करते हो वैसे क्रिप्टो वगैरह में काम? नहीं। अच्छा, वैसे क्रिप्टोज में अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है तो इस पे भी सेम ही वैसे ही एप्लीकेबल होगा 30%? यस, 30% अप्लीकेबल रहेगा इस पे। तो यहाँ पे कोई स्लैब नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर आप 200 रुपए भी कमा रहे हो, 200 पे 30% पे करना पड़ेगा। कि यहाँ पे और पूछना चाहूंगा, अगर मान लीजिए किसी बंदे का बिजनेस इनकम काफी ज्यादा है, मतलब 4 करोड़ 5 करोड़ जो भी है, बट उसका जो स्टॉक्स से इनकम है वो भी 50 लाख के अराउंड है, तो लॉन्ग टर्म का बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए, तो उस पर उसको टैक्स किस तरफ से लगेगा उसको? लॉन्ग टर्म में चाहे उसकी इनकम 30% स्लैब में आता है वो, पर अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसमें है, म्यूचुअल फंड में या शेयर्स में है, 1 साल से ऊपर इसमें लॉन्ग टर्म मानते हैं, ठीक है, तो उस पे उसको फ्लैट 10% ही टैक्स देना है, 5 लाख छोड़ के। अच्छा, मतलब बिजनेस का अलग बनेगा और इसका ये अलग टैक्स रेट पे टैक्स होगा। ओके, ठीक है। 1 लाख छोड़ के, मतलब जितनी भी आपकी कमाई हुई है, चाहे 10 लाख हुई है, चाहे 50 लाख हुई है, 1 लाख रुपए पहले आपका एग्जम्प्ट रहेगा। 1 लाख रुपए के ऊपर जो अमाउंट बचा है लॉन्ग टर्म पे, उस पर फ्लैट 10% रहेगा टैक्स स्लैब आपका, चाहे कुछ भी हो। थैंक यू आनंद जी, बहुत अच्छा लगा, काफी बढ़िया नॉलेज मिला होगा आप लोगों को। तो कैसा लगा है आपको वीडियो, एक बार कमेंट करके इनकी भी उत्साह को बढ़ाइएगा। अभी तक ये ऑनलाइन बिल्कुल भी नहीं है इनकी प्रेजेंस। मैं जस्ट इनको कहा कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि टैक्सेशन के बारे में पता लगे, और भी बहुत सारे बिजनेसेस में, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह में भी ये बहुत एक्टिवली रहते हैं। तो अगर आप लोग कमेंट करते हो,
म्यूचुअल फंड्स के ऊपर वीडियो लेके आने के लिए, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, एक नया बच्चा, एक नया बंदा जो मार्केट में आया है, किस तरीके से अपने मनी को सेव कर सकता है, सेव करते हुए आगे बढ़ सकता है। तो एक मैं इसके ऊपर भी वीडियोस इनके साथ मिलके बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू अगेन।